कुछ नाम इनाम के मोहताज नहीं होते, इनाम और सम्मान उनके पीछे पीछे चलता है। ऐसा ही एक नाम है वीरा साथीदार का। वीरा साथीदार की पहचान हम सब इन दिनों जानते रहे हैं। एक फिल्म आई थी 2015 में, कोर्ट फिल्म में मुख्य नायक का किरदार निभाया था वीरा साथीदार ने। उस फिल्म में न्याय व्यवस्था में व्याप्त ब्राह्मणिकल जो स्ट्रक्चर है उसको खोल कर रख दिया था, उसकी पूरी परतें उधेर कर रख दी थी। वीरा साथीदार की पहचान इस फिल्म से ही नहीं जुड़ी हुई है, व्यक्तिगत जीवन में भी वो क्रांतिकारी रहे हैं, लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं। साथ ही वो रिपब्लिकन पैंथर्स नाम के संगठन से जुड़कर लगातार अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते रहे। वीरा गीत भी गाते हैं, गीत भी लिखते हैं। तो आज वीरा हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और उनकी पूरी जिंदगी में क्या रहा है उनका संघर्ष, कैसे उनके लिए जो है अम्बेडकरवादी आंदोलन उनके ज़िंदगी का जुनून बन गया। और हम उस फिल्म के बारे में भी सुनते रहे हैं और उनसे हम उस फिल्म के बारे में भी जानेंगे जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और भारतीय फिल्म उद्योग में अपना नाम कमा लिया। न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई फिल्म फेस्टिवल्स में उसने कई पुरस्कार जीते और भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार जीता है। तो वीरा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय भीम। और सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे सर कि क्या थी वो फिल्म, कोर्ट फिल्म, और उस फिल्म ने क्या क्या पुरस्कार जीते। दुनिया भर में उस फिल्म का काफ़ी नाम हुआ है, भारत का नाम हुआ इस फिल्म की वजह से। क्या है उस फिल्म की पूरी पृष्ठभूमि और क्या है वह फिल्म? फिल्म दिखाती है कि किस तरह इस व्यवस्था में एक दलित या जो सच्चा जनवादी या समाजवादी विचारधारा को लेकर जो दलित, जिसका नाम नारायण काम्बले हो सकता है, मान लीजिए नारायण एक नाम से स्पष्ट है कि काम्बले महाराष्ट्र की महार या मातंग जाति से संबंध रखते हैं और उस इंसान पर जो कई सालों से इस समाज की गैर बराबरी को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, उसे पुलिस किस तरह झूठे इसमें मुकदमे में फंसाती है। एक दलित को आत्महत्या पर मजबूर करने का जुर्म में उस पर कोर्ट में केस चलाया जाता है और न्यायपालिका में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो वकील हो, उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि एक निरपराध व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, उसे सजा देने की कोशिश हो रही है। और सरकारी वकील तो यहाँ तक कहती है कि कोई मामला चलाया क्यों जा रहा है भाई, 20 साल की सजा दे दीजिए और मामला ख़त्म कर दीजिए उसमें। तो इतनी असंवेदनशीलता से भरी हुई ये जुडिशियरी है। इस जुडिशियरी के चरित्र को बेनकाब करने का काम कैमरा के माध्यम से कोर्ट फिल्म ने किया है। दूसरी विशेषता मैंने ये देखी है कि ये माना जाता है दलित ही दलितों की समस्या जान सकता है, दलित ही दलितों का सिनेमा बना सकता है। लेकिन मैंने पहली बार ये कह दूं और मैं विश्वास से कह देता हूं कि ऐसा नहीं होता है। समाज में कई सारे हिस्से होते हैं जो अन्य लोगों की परेशानियों से, उनकी समस्याओं से को महसूस कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप दलित ही हो तभी दलितों का दुख दर्द समझेंगे। बाबा साहब ने भी जब 1924 में पहला संगठन बनाया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तब उसमें डॉक्टर परांजपे से लेकर सर चिमनलाल सेटलवाड़ तक उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, जिसमें बाबा साहब भी थे। तो बाबा साहब की सोच पहले से स्पष्ट रही है कि गैर बराबरी की विचारधारा केवल किसी जाति विशेष से नहीं होती है, वो एक हितों से होती है। और यह सिनेमा जो जिसने लिखा और बनाया है चैतन्य तामा ने, वो खुद नारायण काम्बले के वर्ग से नहीं है, ना उसकी जाति से है। लेकिन पहली बार मैं ये समझता हूँ, ऐसा बहुत कम बार हुआ है भारतीय सिनेमा में कि जब जब दलित को दिखाया गया है वो एक लाचार के रूप में उसको दिखाया गया है, बहुत हीन दीन और बहुत उसकी जिसकी दया का पात्र दिखाया गया है। इसमें नारायण काम्बले ऐसा पात्र नहीं है। वो अम्बेडकरवादी है, उसके चाल से, उसके बैठने के तरीके से, उसके बोलने के तरीके से दिखाई पड़ता है कि ये अम्बेडकर कैरेक्टर है और इसकी रीढ़ की हड्डी एकदम टाइट है। भले उसके साथ उम्र 65 साल हो, लेकिन उसका जो जज्बा है वो एकदम युवा है। और ऐसे अम्बेडकर कैरेक्टर को खड़ा करने का काम भी इस फिल्म के माध्यम से चैतन्य ने किया है, जो भारतीय सिनेमा में इस तरह का कैरेक्टर नदारद हम लोगों को दिखता है। सर, इस पुरस्कार ने, इस कोर्ट फिल्म ने 29 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सम्मान
मिलना चाहिए था इस फिल्म को भारत में। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिले, ऑस्कर के लिए फिल्म नॉमिनी हुई, लेकिन वह पुरस्कार और सम्मान भारत में मिला क्या? असल में देखा जाए तो यह फिल्म चर्चित रही है, देखी गई है, खास करके जो एक्टिविस्ट है या इंटेलेक्चुअल्स है, लोगों के इंटेलेक्चुअल्स है, जो जनता के हित में काम करने वाले जो बुद्धिजीवी है, उस वर्ग में विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इसे देखा है, लेकिन आम लोगों तक ये फिल्म नहीं पहुंच पाई है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो फिल्मों में पूंजी का लगाना, जो लोग फिल्मों में पूंजी लगाते हैं वो फिल्मों से बहुत सारे मुनाफे की उम्मीद भी करते हैं, और ये फिल्म ना फिल्म में पूंजी लगी है बहुत कुछ, ना इसने मुनाफा कमाने के लिए फिल्म बनी है। दूसरी बात यह है कि फिल्म में जो प्रदर्शित होती है वो केवल मल्टीप्लेक्स में होती है, और मल्टीप्लेक्स में आम आदमी फिल्म जाकर नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए तो जो छोटा थिएटर जो होता है जहाँ कम पैसे में फिल्म देखी जा सकती है, ऐसे थिएटर में वो जाकर देख सकता है। तो आज मल्टीप्लेक्स ने छोटे थिएटरों का व्यापार खत्म कर दिया, पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। ऐसे समय में आम आदमी नहीं देख सकता है। दूसरी बात, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को की अभिरुचि को आज के सिनेमा ने खत्म कर दिया है, एक विकृत कर दिया है। उसको अच्छा सिनेमा नहीं भाता है, जिनमें सामाजिक मूल्य है जिस फिल्मों में है, ऐसी फिल्म इन फिल्मों को देखने की रुचि युवा वर्ग में नहीं है। युवा वर्ग में तो एक साम्राज्यवादी और ब्राह्मणवादी मीडिया ने इस तरह की सीरियल्स और फिल्मों का एक नज़रिया बना दिया है कि उन्हें अच्छी फिल्में समझ में नहीं आती है। और इसीलिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चैतन्य के साथ जब मैं बात कर रहा था अभी हाल ही में, तब उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो बेवकूफ़ लोग हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, हम लोगों ने तो सी ग्रेड और बी ग्रेड की फिल्में बनाना चाहिए। तो उसका जो दुख है वो इस बात को लेकर है कि अच्छी फिल्में देखी नहीं जाती है, और केवल भारत में नहीं, क्योंकि वो तो दुनिया में घूमते हैं, तो उन्होंने देखा है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी देख गए हैं तो अच्छी फिल्मों का श्रोता दुनिया में नहीं बचा है, दर्शक नहीं बचा है। तो ये केवल भारत के साथ में नहीं हो रहा, ये तो सांस्कृतिक आक्रमण दुनिया के विश्व के तौर पर आ रहा है। तो फिल्म को जो मिलना था वो तो नहीं मिला है, लेकिन इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, और एक ऐसा अवार्ड की पहला भारतीय सिनेमा मराठी रहा है, राजा हरिश्चंद्र, 104 साल हो गए उसमें। और इस 104 साल के मराठी इतिहास में फिल्मों के केवल ये दूसरी फिल्म है जिसने गोल्डन लोटस अवार्ड हासिल किया है। 55 साल के पहले, 55 साल के पहले श्यामची आई प्रहलाद केशव अत्रे ने बनाई थी, उसको गोल्डन लोटस अवार्ड मिला था। 55 साल के बाद ये कोर्ट को मिला है। तो बताइए कि मराठी फिल्मों में भी बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जो पुरस्कृत होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसे भी हो सकती है जो पुरस्कृत नहीं होती, हुई भी अच्छी हो सकती है। मुझे नहीं पता फैंड्री को कितने पुरस्कार मिले हैं, लेकिन फैंड्री मेरे लिए बहुत अद्भुत फिल्म रही है, मेरी पसंदीदा फिल्मों में से फिल्म रही है फैंड्री। मुझे नहीं पता उसको कितना अवार्ड मिला है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। साहब बीबी और गुलाम मेरे लिए बहुत अच्छी फिल्म रही है। सैराट फिल्म मेरे लिए बहुत अच्छी फिल्म रही है। ऐसी कई सारी फिल्में, झंडा है, शाला है, देउड़ है। तो फिल्मों को इस पर नहीं देखा जाना चाहिए कि उसको ऑस्कर मिला है या नहीं मिला है, लेकिन फिल्म का जो समीक्षा है वो किया है, नसरुद्दीन शाह ने किया है, शेखर कपूर ने किया है, अनुराग कश्यप ने किया है, आमिर खान ने किया है, और सबने कहा कि हमारी पसंदीदा फिल्म है। और शेखर कपूर तो इतने क्रोधित हो गए थे जब ये फिल्म ऑस्कर से बाहर चली गई, तब उन्होंने यही कहा कि ऑस्कर के ज्यूरीज को फिल्म समझ में नहीं आई है, उनको पता ही नहीं कि कोर्ट क्या फिल्म है। अच्छा सर, कोर्ट फिल्म का जो नायक है नारायण कांबले, वह जनगीत गाता है, अंबेडकर गीत गाता है, और वीरा भी अंबेडकर गीत गाता है, जनगीत गाता है। तो ये जो चरित्र है आपकी निजी जिंदगी से कितना करीब है? देखिए, हम लोग तो आंदोलन की ही देन रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, दलित आंदोलन अगर नहीं होता, दलित रंगभूमि खास करके दलित पैंथर के बाद दलित साहित्य अगर नहीं आता, दलित नाटक अगर नहीं आते, दलित आत्मचरित्र और अगर दलित कविताएं नहीं आती, तो हम अपनी ज़िंदगी को यह आईना नहीं दिखा सकते थे। मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये दलित पैंथर के बाद में जो कुछ आंदोलन चला उसकी देन हूँ, नक्सलवादी आंदोलन की देन हूँ, उस साहित्य की मैं देन हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारा जो बचपन बीता है ऐसे ही माहौल में बीता है,
हमने वामन दादा कर्डक को, नागोराव पाटनकर को गाते हुए सुना है, उसका एक प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर रहा है। और हम लोग गाना लिखना सीखे, गाना गाना सीखे, नाटक करना सीखे हैं, तो इसी माहौल से सीखे हैं। और ये एक माध्यम रहा है आंदोलन के द्वारा लोगों को प्रबोधित करने का। और कई सारे गायकों ने, गोविंदराव मशीलकर उसमें रहे, लक्ष्मण केदारे उसमें रहे, लक्ष्मण राजगुरु उसमें रहे हैं, वामन दादा कर्डक का तो बहुत बड़ा नाम रहा है। ऐसे लोगों ने ही किया है। और फोक तो हमारे दलित जीवन का हिस्सा रहा है, खास करके तमाशा, दंढार या बिरहा हम लोग तो गाते रहे हैं। तो ये कला, इस कला को तो हम ही लोगों ने जिंदा रखा है और आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो इस कला में तो बाद में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा पुरस्कार अगर दिया जाता है किसी कलाकार को तो वो होता है हमारे देश में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता है। अगर इसको जिसको ये पुरस्कार मिल जाता है वो सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है, फिर वो राज कपूर हो, शशि कपूर हो या दिलीप कुमार हो। लेकिन मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि जब हीरोइन का काम करने के लिए कोई महिला या कोई लड़की काम करने के लिए तैयार नहीं थी, दादा साहब फाल्के के पहले फिल्म में भी जो 1913 में बनाई गई थी, तो हीरोइन का काम करने के लिए जिस पुरुष ने यह काम किया है उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इतिहास में उसकी खोज की जाए। संभवतः वो दलित था जिसने भारत की पहली फिल्म में नायिका की भूमिका अदा की थी। उसकी खोजबीन करके, इतिहास से उसको खोज के उसके नाम से सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार दिया जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है एक अम्बेडकरी कलाकार होने के नाते। तो हमें इस तरीके से यहाँ तक हमारा पड़ाव आ चुका है। और ये आंदोलन की ही देन है कि वीरा साथीदार आज वीरा साथीदार बना हुआ है। भारतीय फिल्म में आप दलित को कहाँ खड़ा देखते हैं? दीनहीन दलित, मजबूत दलित, उभरता हुआ दलित, कहाँ देखते हैं आप दलित को? देखिए, इसके पहले जो हमने फिल्में देखी थी सदगति में काफ़ी बढ़िया तरीके से जो स्थितियाँ उस समय थी आज़ादी के आंदोलन के पहले के समय में, उस समय का जो दलित था वो सदगति में दिखाया गया था। और वो एक सही चित्रण कि एक भूखा इंसान एक ब्राह्मण के घर में केवल जाता है कि तिथि निकालने के लिए, और वो जाने बिना कि वो कितना भूखा है उसे एक ऐसी लकड़ी फोड़ने के लिए कहता है ब्राह्मण, जिसमें वो लकड़ी की गांठें फोड़ते फोड़ते वो मर जाता है। और जब ये पता चलता है दलितों को, तो दलित ये कहते कि नहीं, इसे हम नहीं हाथ लगाएंगे, इसे तुम ही लेकर जाओ। और उस ब्राह्मण को घसीटते हुए लेकर जाना पड़ता है। तो वो लाचारी जो थी वो उस पीरियड की लाचारी थी। ये अंबेडकर पूर्व का समाज है, अंबेडकर पूर्व का दलित है। लेकिन बाबा साहब के आने के बाद जिस तरह फिल्मों में बदलाव आया, सामाजिक स्थितियों में बदलाव आया, उसी तरह आंदोलन के कैरेक्टर्स में बदलाव आया है, पात्रों में बदलाव आया है। तो आज का दलित तो वो दलित नहीं है। आपने फैंड्री अगर देखा है तो सोमनाथ अवघड़े या जबिया जाम्बुवान हम पर पत्थर मारता है, वो कैरेक्टर है आज कि वो हम पर पत्थर मारने की हिम्मत कर सकता है। नारायण कामले को जब कोर्ट से बेल मिल जाता है और एक कंडीशन लगी होती है कि उसे रोज़ या हफ्ते में एक बार पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देना पड़ेगा, उसे घर बदलते समय उसका एड्रेस बताना पड़ेगा पुलिस को, और अगर बाहर जाना तो पुलिस की परमिशन लेना पड़ेगा, और गाना नहीं गा सकेगा। इसके बावजूद जब उसके साथी उसको समझाते फिल्म में कि एक कंडीशन को मानना पड़ेगा वरना फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा, तब नारायण कामले कहते हैं अरे कौन डरता है इनसे, देख लेंगे जो कुछ होगा वो। तो ये कैरेक्टर है दलित का आज। ये सामाजिक कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। राजनीतिक रूप से वो बात अलग हो सकती है, क्योंकि आज तो हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को ही त्यागने का काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी जिनके खून में और दिलो दिमाग पर बाबा साहब है, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी और वो उसी स्वाभिमान से पेश आएगा जिस स्वाभिमान की कल्पना और उम्मीद बाबा साहब ने की थी। तो मुझे लगता है कि फिल्म में बदलाव आया है और दलित सिनेमा अभी आया नहीं है, आने की संभावनाएं बन रही है।
और वो जो लोग दलित सिनेमा में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर के रूप में हो, चाहे वो डायरेक्टर के रूप में हो, चाहे राइटर के रूप में हो, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सामूहिक रूप से उस पर एक चर्चा की जाए, एक बहस छेड़ दी जाए कि दलित सिनेमा कैसा हो, दलित सिनेमा बनने के लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए क्या क्या करने की तैयारी है, क्या क्या करने की जिम्मेदारी हमको उठाना पड़ेगा, और जो चीज़ें हमारे पास में नहीं है उस चीज़ों को हम लोग को कैसे हासिल करना पड़ेगा। तो जब तक दलित सिनेमा को खड़ा करने के लिए दलित सिनेमा में काम करने वाले नायक और नायिका या लेखक निर्देशक अगर ये नहीं करेंगे तो बाबा साहब की सपनों का जो दलित है वो सिनेमा में खड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें वो जिम्मेदारी हमारी बनती है। वो ये पूंजीवादी सिनेमा और ब्राह्मणी सिनेमा तो इसको खड़ा नहीं करेंगे। वो तो पूंजीवादी सिनेमा में और ब्राह्मणी सिनेमा में दलित को लाचार और बेबस दिखाएंगे, और जैसे दिखाएंगे जैसे उस पर दया की जा रही है, उस पर मेहरबानी की जा रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज के सिनेमा में हम लोग दलित को कैसे स्वाभिमान के साथ खड़ा दिखा पाए और कर पाए, और दिखा दे इस दुनिया को, सिनेमा की दुनिया को, कि हमारी भी अपनी एक सिनेमाई दुनिया है और ये हमारा सिनेमा है जो केवल भारत में नहीं देश दुनिया में। उसको मैं समझता हूँ कि फैंड्री उस कैटेगरी की फिल्म है, कोर्ट उस कैटेगरी की फिल्म है, मसान उस कैटेगरी की फिल्म है। तो लेकिन वो दलित सिनेमा नहीं है, उसको तो खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, मराठी में तो फिर भी अंबेडकरवाद दिख जाता है, अंबेडकर मराठी थिएटर में भी, सिनेमा में भी अंबेडकर आ रहे हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में अंबेडकर नहीं दिखते। किसी तरह का दलित मूवमेंट इस तरह का कि दलित दीनहीन नहीं है, ये नहीं दिखता। आपको क्या कमी दिखती है हिंदी थिएटर में, हिंदी थिएटर या फिर हिंदी सिनेमा में? वैसे भी बाबा साहब बहुत देर से पहुँचे हैं हिंदी इसमें। हालांकि बाबा साहब का काम पंजाब में बहुत सारा था। आप देखिएगा कि बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग चुनकर आते थे पंजाब में, और उत्तर प्रदेश में तो पार्टी का बहुत बड़ा काम था। बीपी मौर्य जैसे लोग उनके नेता हुआ करते थे, और कई सारे एमएलएज, 27 एमएलएज आरपीआई के एक ज़माने में यहाँ हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, जिसकी धरातल पर आज बाबा साहब, फुले, गाडगे बाबा या पेरियार के नाम पहुँच पाया है उस आरपीआई के ने जो काम किया था। लेकिन बाद में साहित्य में वो नहीं आ पाया है, ड्रामा में वो नहीं आ पाया है। महाराष्ट्र में जो दलित साहित्य आया है उसके प्रभाव, उससे प्रभावित होकर दिल्ली के कुछ लेखक लिखने लगे हैं, पंजाब के लेखक लिखने लगे हैं, बंगाल के भी, खास करके मनोरंजन व्यापारी जैसे लोग एक दलित साहित्य की रचना करने लगे हैं, और उसके बाद में यूपी में भी करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये केवल विचारधारा का दोष नहीं है, वो एक साहित्य से दूसरे साहित्य पर प्रभाव पड़ने का एक गैप पड़ा है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि दलित साहित्य मराठी में कम आ रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं आ रही है। वो तो उत्तर भारत से अच्छा साहित्य आ रहा है, कई सारे लोग, कई सारे कवि यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देर से ही सही, लेकिन महाराष्ट्र से जो जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई अभी नॉर्थ में, तो नाटक में भी वो दिख रहा है, वो लेखन में भी वो दिख रहा है, और ये अच्छी बात है। अभी आप बता रहे थे दलित सिनेमा की बात जो नहीं आ पाया है, और आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सैराट जैसी फिल्में आ रही हैं, कोर्ट जैसी फिल्में आ रही हैं जो ऑस्कर के लिए नामांकित होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं। तो जो आप जिस बाबा साहब के सपनों की भारत आप बात कर रहे हैं, उसमें इस दलित सिनेमा की क्या भूमिका होगी? देखिए, जैसे साहित्य, जैसे नाटक, जैसे कविता या हमारा तमाशा या और कोई चीज़ ले लीजिए, जो कला का जो माध्यम होता है, उस कला के माध्यम से ही बाबा साहब के पहले भी हम लोगों को पास में जो मौखिक साहित्य रहा है, जो कहीं लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि हम लोग लिख भी नहीं सकते थे, हमको अधिकार भी नहीं था कोई लिखाई पढ़ाई करने का। लेकिन हमने जो कुछ रचनाएँ की है वो रचनाएँ मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र हुई है, और उस पीढ़ी ने अपने दुख दर्द को उस कला के माध्यम से परोसा था। आज सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम है तो वह सिनेमा है। इस सिनेमा में सभी माध्यमों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, और ये माध्यम एक बार करने के बाद अगर वो आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो जाती है आपके लिए कि वो आप कई सालों तक और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप उसको दिखा सकते हैं। तो यह माध्यम ऐसा एक चीज़ बन गया है कि इस माध्यम से आप लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है, आपकी समस्याएं किस तरह से हल हो सकती है, आपकी समस्याओं को हल करने के क्या रास्ते हो सकते हैं, आपकी समस्याओं को हल करने का क्या दर्शन हो सकता है।
और वो दर्शन बाबा साहब का क्या दर्शन है, मार्क्सवाद का क्या दर्शन है, भगत सिंह का क्या दर्शन है, फूले और सावित्रीबाई ने क्या चीज़ें की है, पेरियार ने किस तरह लड़ाई लड़ी है, शाहू महाराज ने क्या किया है, गाडगे बाबा ने क्या किया है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पहुंचाने के लिए ये केवल फिक्शन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। दर्शन के लिए कोई जरूरी नहीं कि दर्शन की भाषा में भी आप बात करें। मृणाल सेन तो बहुत बढ़िया दर्शन रखते थे फिक्शन की भाषा में, खंडहर तो उनका अद्भुत सिनेमा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सिनेमा को ही इस्तेमाल, इस माध्यम को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बातें, अपने गीत, अपनी कविता, अपनी रचनाएं, अपने नायक और उनकी जो पीड़ा है, उनका जो स्वाभिमान है और बाबा साहब को जो दर्शन है, सभी चीज़ों को एक साथ बहुत कलात्मक रूप से इस विधा के द्वारा हम रख सकते हैं दुनिया के सामने में। अभी जो है लगातार इतना हम आगे बढ़ गए, आज़ादी को इतने साल हो गए, फिर भी किसी रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो आप, लेकिन उसके बावजूद प्रतिरोध का स्वर भी तेज हुआ है। किसी मिर्चपुर में दलित बस्ती में आग लगा दी जाती है, कहीं किसी दलित को गाय के नाम पर पीटा जाता है, मारा जाता है, रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी होती है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो देश भर में जो दलित आंदोलन है, क्या इन चुनौतियों से लड़ने में सक्षम है? देखिए, जब जब अत्याचार बढ़े हैं तब तक दलितों में कुछ नायक उपनायक खड़े हुए हैं। अब देखिए कि रोहित वेमुला, हमारे लिए तो बहुत अफसोसनाक बात है कि रोहित वेमुला जैसे साथी हमारे बीच में नहीं है, जिनमें ये संभावनाएं थी कि वो दार्शनिक तौर पर विचार करते, सोचते, दार्शनिक तौर पर बाबा साहब को व्याख्यायित करते, परिभाषित करते, बुद्ध को परिभाषित करते, फुले को परिभाषित करते, मार्क्स को भी परिभाषित करते, क्योंकि वो चीज़ों को बढ़िया समझ रहे थे वो उन चीज़ों को। इसलिए आप देखिएगा कि एक तरफ दलित आंदोलन के लोग ब्राह्मणवाद के नाम पर केवल ब्राह्मणों का द्वेष करते हुए एक अलग थलग संकुचित होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोहित वेमुला याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ डिबेट खड़ा कर देते हैं कि याकूब मेमन को बेवजह फांसी दी गई है। अखलाक जैसे जो लोग हुए हैं इसके पहले में, उनकी बात करते हैं, या अफजल गुरु की बात करते हैं, बीप पर बैन की बात करते हैं, ऑक्यूपाई यूजीसी की बात करते हैं, उसके लिए वो हैदराबाद से दिल्ली में आके आंदोलन में रत होते हैं। तो ये रोहित वेमुला कोई मामूली छात्र नहीं थे, कोई आम छात्र नहीं थे। उनमें संभावना थी बटुकेश्वर दत्त बनने की, भगत सिंह बनने की, बाबा साहब बनने की, और इसीलिए उन पर इस तरीके का अटैक किया गया, उन्हें मजबूर किया गया। लेकिन आप देखिएगा कि उसके बाद में गुजरात का आंदोलन आया है। गुजरात में इसके पहले, राजस्थान में भी इसके पहले झज्जर हुआ है, मिर्चपुर हुआ है, बगाना हुआ है, गुजरात में भी होता आया है। लेकिन गुजरात में इसके बाद में दलित आंदोलन खड़ा हुआ है और उन्होंने ये कह दिया है, पहली बार दलित आंदोलन कह दिया गुजरात में, क्योंकि उसके पहले तो दलित पैंथर का प्रभाव भी रहा था, दलित पैंथर की शाखाएँ भी गुजरात में हुआ करती थी। लेकिन बहुत दिनों के बाद बोला गया है कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें आपका धर्म से कोई मतलब नहीं, हमें आपके गाय से भी कोई मतलब नहीं है। और वो गाय जिसे शेर ने मारा था उसकी खाल उतारने का काम वो कर रहे थे। ऐसे दलितों को इतना घिनौने तरीके से पीटा गया, और केवल पीटा गया यह बात नहीं है, ये दिखाया गया कि हम पीट रहे हैं, हमने पीटा, जो चाहे आप कर लीजिए, और पुलिस स्टेशन के पास जाकर पीटा गया है। तो इस घटना ने जो उद्वेलित कर दिया दलितों का एक आंदोलन, जिग्नेश मेवानी जैसे लोग तो आप पैदा कर दिया है ना, तो उम्मीद भी बना दिया कि हाँ अभी आंदोलन मरा नहीं है, हम लोग अभी है, और हमें आपके धर्म से, आपकी जाति से कोई मतलब नहीं, हमें आपके गाय के मांस से भी कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी ज़मीन से मतलब है, जो ज़मीन पर हमारा हक बनता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बाबा साहब की जो इमेज पैदा कर दी गई थी, संविधान के शिल्पकार, मैं भी संविधान को मानता हूँ, संविधान के प्रियम्बल को मानता हूँ, लेकिन मैं संविधान वो मानता हूँ जो बाबा साहब ने संविधान सभा को जो मेमोरेंडम के रूप में दिया था। 24 मार्च 1947 को जो मेमोरेंडम बाबा साहब ने दिया था, उसे मैं जनता का संविधान मानता हूँ, और जो संविधान स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के नाम से किताबों में उपलब्ध है। बाबा साहब ने उस संविधान में कहा था कि पूरे ज़मीन का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, पूरे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, पूरे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। वह बातें मुझे चाहिए, मुझे प्रत्यक्ष रूप से वो बातें चाहिए। केवल संविधान की
कि उद्देशिका मेरे घर में कैलेंडर के रूप में मेरे घर की शोभा बढ़ाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे ज़मीन में वो हकीकत में वो चाहिए चीज़ें। हम भारत के लोग भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने की जब हम कसम खाते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी केवल हमारी बनती है अम्बेडकरवादियों की? हम कसम खा के हम देश को सार्वभौम बनाएंगे और यहाँ की सत्ता देश को बेच दे मल्टीनेशनल को, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते बाबा साहब के लोग? अगर ये संविधान कहता है कि हम अपने आप को देश को समाजवादी बनाएंगे और ये पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये कहेंगे कि हम इस देश को सेकुलर बनाएंगे और ये कसम खाए कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर मानेंगे, तो हम अम्बेडकरी लोग कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? हम तो सवाल खड़ा करेंगे भाई कि इस देश को प्रजातांत्रिक बनाए रखना है तो इस देश को में लोकतंत्र तो जिंदा रखना पड़ेगा ना। ये आप क्या बात करते कि इस देश में कौन क्या पहने, कौन क्या खाए, कौन कैसी बात करे, कौन किस भगवान को पूजे, ये तय करेगा कौन, जब इसकी आज़ादी संविधान हमको देता है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान है वो तो अभी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि यह है बाबा साहब का असली संविधान। वो संविधान को जलाने की बात बाबा साहब ने की थी कि इस संविधान में कुछ नहीं है। बाबा साहब का जन संविधान जो है वो है राज्य और अल्पसंख्यक समाज। मैं आज अम्बेडकर होने के नाते मेरी ये लड़ाई है और मैं आप लोग सबसे अपील भी करूंगा कि भाई बाबा साहब को विचारों में जिंदा रखिए ना, बाबा साहब को प्रोग्रामों में जिंदा रखिए, आंदोलनों में जिंदा रखिए, केवल बूतों में और पुतलों में नहीं और केवल भजनों में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान है वो है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज और मैं उसके उन पहलुओं को अमल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सर कह रहे हैं कि सवाल पूछा जाएगा, अम्बेडकरवादी सवाल पूछेंगे, लेकिन आजकल तो सवाल पूछा जाना देशद्रोह हो गया है। देखिए बाबा साहब को क्या देशद्रोही से कम समझा गया था उस समय में? ऐसी कोई गाली नहीं बची थी जो गाली बाबा साहब को न दी गई हो। अब जो डिबेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उसमें आप पढ़िएगा, मुझे तो बहुत मतलब ये सब हाउस में चल रहा था, संविधान सभा में और राज्यसभा में चल रहा था, इसलिए उसको एक संसदीय एक लिमिटेशंस थी कि उसको संसदीय भाषा में ही कुछ टीका टिप्पणी की जा सकती थी, लेकिन संसदीय भाषा में भी जो कुछ गालियाँ हो सकती थी वो सब गालियाँ बाबा साहब के लिए इस्तेमाल की गई थी। बाबा साहब को देश तोड़ने वाला कहा गया था, बाबा साहब को देशद्रोही तक कहा गया था, क्योंकि बाबा साहब इस धर्म पर टिके हुए जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। तो उनके लिए तो उनका धर्म मतलब देश है, उनके लिए तो उनकी जाति मतलब देश है, तो बाबा साहब तो उसको तोड़ना चाहते थे, इसलिए बाबा साहब को देश फोड़ने वाला और देशद्रोही कहा गया था। तो जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे वो फुलेवादी हो, चाहे वो भगत सिंह को मानने वाला हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो केवल शुद्ध लोकतंत्रवादी ही क्यों न हो, उसको तो ये सब गालियों से नवाजा जाएगा। और अगर नहीं नवाजा जाता है तो समझना चाहिए कि हमसे कोई चूक हो रही है, कि हमारा दुश्मन, हमारा जाति शत्रु या वर्ग शत्रु हम पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं कि अगर कोई हमें देशद्रोही कहे तो ये तो हमें पुरस्कृत कर रहा है और ये बता रहा है कि आप सही लाइन पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपको देशद्रोही कर रहा है। एक तरफ भारत को दोबारा से विश्वगुरु बनाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ हो रही है, दूसरी तरफ अम्बेडकरवादी लोग बात कर रहे हैं जाति की। तो आप लोग जातिवाद नहीं फैला रहे हैं क्या? भाई देखिए, भारत तो विश्वगुरु पहले से ही रहा है, उसको बनाने की ज़रूरत क्या है? कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप तो मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं, आप तो मार्क्सवादी है। मैं तो ये समझता हूँ कि भाई बुद्ध को समझना बहुत नहीं समझा गया, आज तक उनको नहीं समझा गया है। हम लोगों को एक धर्म संस्थापक के रूप में ही उनको रखा गया और धर्म संस्थापक के रूप में जब हम लोग देखते तो उनकी तुलना फिर तो कृष्णा से या पैगंबर से ही हो सकती है, महावीर से हो सकती है, जरथुष्टा से हो सकती है, या यीशु ख्रिस्ता से हो सकती है। लेकिन बुद्ध ने जो फिलॉसफी दी और खास करके बाबा साहब ने जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स पढ़िए या बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़िए या बुद्ध के धम्म का फ्यूचर पढ़िए, फ्यूचर ऑफ बुद्धिज़्म का पढ़िए, तो हम तो लगता है कि ये जो विचारधारा है तो विश्व को देन है, भारत ने दी हुई सबसे बड़ी अगर कोई देन है दुनिया को भारत की तो वो तो बुद्ध की विचारधारा है। और आज बुद्ध को एज ए फिलोसोफर
कई सारे देशों ने मान लिया है, कई सारे कम्युनिस्ट भी चर्चा करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने खुद बुद्ध की तुलना मार्क्स से की है, विचारधारात्मक लेवल पे, दार्शनिक लेवल पे। तो बुद्ध की तुलना जब विचार मार्क्स से करते, इसका मतलब ये है कि मार्क्स जिस तरीके का एक वैश्विक दर्शन रखते थे, उसी तरह का वैश्विक दर्शन बुद्ध ने रखा हुआ है, और उस दर्शन को दुनिया ने माना है। वो साइंटिफिक दर्शन माना है, जिसे हम लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात कहते हैं। तो वो तो बात मार्क्सवादी भी मानने लगे हैं, जबकि 2500 साल पहले बुद्ध ने इसको रखा है। तो विश्वगुरु तो पहले से ही देश हुआ करता है, उसको अब ये क्या विश्वगुरु बनाएंगे, वो पहले से है। सर, आपसे यह पूछना चाहते हैं हम कि कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि अंबेडकर उनके हैं, वामपंथी कहते हैं कि वो अंबेडकरवाद की लड़ाई वही लड़ेंगे। अब तो सबसे अधिक भाजपा कह रही है कि अंबेडकर उसके हैं, वो समरस समाज बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंबेडकर हैं किसके? ये बात मेरे लिए बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकरवादी होना बहुत कठिन काम होता है। मैं ये कहता हूँ कि ये कठिन काम है ज़रूर, क्योंकि कई सारे प्रलोभ, कई तरह के प्रलोभन आपके सामने आएंगे, कई सारा चीज़ों से आप वंचित हैं, तो आप भी चाहेंगे कि मुझे बंगला मिले, कार मिले, अच्छे मैं घर में रहूं। ये सारे प्रलोभन आपको अंबेडकरवाद से भटका देते हैं, आपके विचारों से आपको भटका देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा आदमी अगर अंबेडकरवादी रह सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अंबेडकरवादी रह सकता है। आसान है ये, और उसके लिए कुछ चीज़ें हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको बाबा साहब को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब क्या थे। दूसरी बात कि बाबा साहब बनकर कैसे टिके रहे, जबकि उनके प्रतिस्पर्धी जो हुआ करते थे, उनके जो दुश्मन हुआ करते थे, वो बड़ी बड़ी पूंजीवादी और ब्राह्मणी पार्टी हुआ करती थी। हिंदू महासभा उस समय में थी, आरएसएस उस समय में थी, कांग्रेस उस समय में थी, गांधी, पटेल, राजगोपालाचारी, नेहरू जैसे दिग्गज प्रतिनिधि कांग्रेस के उस समय हुआ करते थे। उसके बावजूद जब बाबा साहब बनकर रह सकते हैं, तो हम भी अंबेडकरवादी बनकर रह सकते हैं। केवल इतना करना पड़ेगा कि जब हमको लगे कि हमारे पैर विचारों से डगमगा रहे हैं, हमको लगने लगा कि हम भटक जाएंगे रास्ते से, तब बाबा साहब को याद कर लेना चाहिए। बाबा साहब का चेहरा अगर हम लोग सामने लाएंगे कि बाबा साहब ने किस तरह 1920 से लेकर 1956 तक दलितों की लड़ाई लड़ी है, तो उनका चेहरा अगर हम लोग सामने रखेंगे, तो एक प्रेरणा आपको मिलेगी कि नहीं, मैं फांसी पर तो नहीं चढ़ रहा हूँ ना, मुझे केवल अपने सवालों से, अपने विचारों से ही जुड़े रहना है और ईमानदार रहना है। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह से बाबा साहब को समझ लेंगे, तो आपको कोई दुनिया की ताकत आपको अपने विचारों से नहीं भटका सकती है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आने वाली जो सदी है वो गोलवलकर, वीर सावरकर की होगी, कार्ल मार्क्स की होगी, गांधी की होगी, या आने वाली सदी अंबेडकर की होगी? इतिहास को हम लोग जिस तरीके से देखा है आज तक, हजारों साल का, लाखों साल का इतिहास रहा है, उस तरीके से कई सारे बातें इतिहास में समाज पर हावी रही है। अभी इतने बुद्ध के बाद में जाति व्यवस्था का 2500 साल तक का रहना, जिंदा रहना, और वह भी मनुस्मृति जैसी कानूनी किताबों का एक प्रभाव रहना, या कौटिल्य का एक प्रभाव रहना हजारों सालों तक। लेकिन ये इस प्रभाव को तोड़ने वाले लोग भी तो पैदा हुए हैं। इतिहास की जो गंदगी थी, उस गंदगी से फूले जैसे लोग, सावित्रीबाई जैसे लोग, शाहू जैसे लोग, पेरियार जैसे लोग, और बाबा साहब जैसे लोग, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग भी तो पैदा हुए हैं ना। रोहित वेमुला भी तो इसमें से पैदा हुआ है ना। तो मैं समझता हूँ कि यह तो संघर्ष है, ये तो इतिहास ही संघर्ष की ही बात जो है वो इतिहास है। और जो दर्शन है बुद्ध का या मार्क्स का या बाबा साहब का, संघर्ष उसका एक अहम हिस्सा है। तो ये संघर्ष इतिहास में हर एक फेज में रहा है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक बाबा साहब के सपने को हम लोग पा नहीं लेंगे। तो आने वाली सदी किसकी होगी? आने वाली सदी जाहिर है कि जब ये जो अभी आने वाली सदी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बाबा साहब और भगत सिंह की सदी होगी। क्योंकि जब
कोई इंसान को स्वाभिमान का स्वाद चख ले, या वो पता चले कि बाबा साहब की ज़िंदगी और भगत सिंह की ज़िंदगी या बटुकेश्वर दत्त की ज़िंदगी, या ऐसे हजारों लोग, ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सावित्रीबाई फुले तो अद्भुत एक पात्र रहा है हमारे इतिहास में कि फुले के बाद उन्होंने फुले की लड़ाई को सामने लेकर गई है। ऐसे लोग जब युवा हमारे जान लेंगे तब वो, और जब वो जानेंगे कि रोहित वेमुला भी यहाँ हुआ है, जिग्नेश मेवानी यहाँ हुआ है, वीरा साथीदार जैसे कलाकार यहाँ पर हुए हैं जो बाबा साहब के विचारों से टस से मस नहीं हो सके हैं, तब आप देखिएगा कि बाबा साहब का जो सपना रहा है कि सामाजिक और आर्थिक समता की स्थापना करना, यहाँ जनता के जनवाद की स्थापना करना, और उसके लिए जो भी साधन हो। बाबा साहब ने तो, अभी हम लोग बाबा साहब को ठीक से नहीं समझ पाए ना, इसलिए बाबा साहब के लक्ष्य और साधनों को भी हम लोग ठीक से नहीं समझ पाए। लक्ष्यों की जगह हम लोग साधनों को रखते थे, साधनों की जगह हम लोग लक्ष्य को रखते थे। बाबा साहब तो कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य उच्च है तो उसके लिए साधन क्या है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। वो जिन भी साधनों से उसको हासिल किया जाए, हम उसको हासिल करके रहेंगे। हमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। तो ये सम्मान को पाने के लिए आने वाली पीढ़ी लड़ेगी ज़रूर। मेरा बेटा नहीं लड़ेगा तो मेरा पोता लड़ेगा ज़रूर। अब चलते चलते सर, आप खुद गीत भी लिखते हैं, कवि हैं, लेखक हैं, तो चलते चलते हम कोई आंदोलन गीत, कोई जनगीत आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं तो मराठी में गीत लिखता हूँ, कविताएं भले मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ जिस गीत को है, और ये गीत ऐसा है कि मैं अचानक, मैं बस में सफ़र कर रहा था, रात का समय था, अंधेरा था, और पता चला एक किसी बस स्टॉप पे जब मैं चाय पीने उतरा तो अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया है। उसके साथ में इंग्लैंड भी है, उसके साथ में फ्रांस भी है। और मैं कल्पना कर रहा था कि कई सालों से इराक में बाकी देश दवा नहीं भेज रहे हैं, अनाज नहीं भेज पा रहे हैं, और बीमार मर रहे, बूढ़े मर रहे, बच्चे मर रहे, और अटैक कर दिया है, आज अटैक कर दिया। तो उस समय ये गाना मेरे दिमाग में, और एक पेंसिल कलम मेरे पास में था, मैं नहीं लिख पाया, लेकिन एक स्टांजा मेरे दिमाग में बसा हुआ है। वो स्टांजा ही अपने आप में कंप्लीट है। और जो गीत मैंने लिखे, तो मेरी जो हीरोइन है, उस हीरोइन का नाम मंजुला होता है अक्सर, और मंजुला मेरी दादी का भी नाम था, जो बहुत संघर्षशील महिला रही है। और मेरी पत्नी को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ। तो लड़ने वाली हर महिला को मैं इस रूप में देखता हूँ, मंजुला को ही मैं देखता हूँ। तो उसका एक गाना है, अरे काय सांगू दादा। चलते चलते हम आपको वीरा के गीतों के साथ छोड़ जाते हैं। लीजिए वीरा। काल औचित घडल, अरे काय सांगू दादा, काल औचित घडल, उघड्या डोळ्यानं मले सपन पडल, उघड्या डोळ्यानं मले सपन पडल, काय सांगू दादा, काल औचित घडल, उघड्या डोळ्यानं मले सपन पडल। एक अमेरिकन बुढा मोठा बनला गारोडी, एक अमेरिकन बुढा मोठा बनला गारोडी, जागतिक शांततेची त्यानं ठोकली आरोडी। एक अमेरिकन बुढा मोठा बनला गारोडी, जागतिक शांततेची त्यानं ठोकली आरोडी। त्याच्या लोकशाहीची त्यानं मोठी पुंगी वाजवली, शेरानांची ब्लेयरांची त्यानं फौज उभी केली। तेलाच्या विहिरी मंदी त्यानं लावली आगीनं, तेलाच्या विहिरी मंदी त्यानं लावली आगीनं, लाडाच्या मंजुळाची माया बनवली नागीनं, लाडाच्या मंजुळाची माया बनवली नागीनं। तिची जहराची थैली तो रोज खाली करे, अन माई लाडाची मंजुळा सदा टोपलीत झुरे। एक दिवस गारुड्याले कसा पडला इसर, एक दिवस गारुड्याले कसा पडला इसर। तिची जहराची थैली भरली होती शिगीतार, खेळ दाखवाया त्यानं काढलं टोपलीचं झाकण, अन तशी त्याच्या मनगटाले ते डसली कडाडून, अन चुटकी मंदी मढ त्याच,
अरे चुटकी मंदी मढळ त्याच धरणीवर कोसळल, असो घड्या डोळ्यानं मले सपन पडल, उघड्या डोळ्यानं मले सपन पडल, काय सांगू दादा काल औचित घडल, उघड्या डोळ्यानं मले सपन पडल, उघड्या डोळ्यानं मले सपन पडल, उघड्या डोळ्यानं मले सपन पडल. जय भीम.